गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024531। आज हम इसके मैथ्स के पूरे 35 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। तो चलिए करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहे हैं, द नंबर whose square is equal to the difference of the square of this and this is, वह संख्या जिसका वर्ग इन दोनों वर्गों के अंतर के बराबर है। 75.15 का स्क्वायर माइनस में 60.12 का स्क्वायर। किसी भी नंबर मान लिया a था तो a का स्क्वायर बराबर होगा इन दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस के। तो हमें वो नंबर a बताना है। तो अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अपन ने इन दोनों का ऐड कर लिया और इन दोनों का डिफरेंस कर लिया। तब जब इन दोनों का ऐड करा तो क्या बना 135.27। इन दोनों का जब डिफरेंस करा तो क्या बना 15.03। और 135.27 को क्या 15.03 इंटू में 9 कह सकते हैं। तो यहां से जब अपन नंबर a निकालेंगे तो 15.03 इंटू 15.03 से आ जाएगा 15.03 और 9 को रूट से बाहर लाएंगे तो 3, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 45.09। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 45.09 ऑप्शन सी, वो संख्या जिसका वर्ग इन दोनों के वर्गों के अंतर के बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 87 पर। The difference between the simple and compound interest on a certain sum of the money for 2 years at 4% per annum is 4 rupees. The sum is, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 साल के CI और SI का अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 रुपए, तो वो प्रिंसिपल बताना है कि क्या होगा। 2 साल के लिए 2 ईयर के लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, D बराबर P इंटू R अपॉन 100 की पावर 2। डिफरेंस हम लोगों को दे रखा है 4 रुपए। प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट भी कितनी है 4%, 4/100 का स्क्वायर। अब अगर अपन इसको 4 से काट दें तो ये क्या 1/25 का स्क्वायर आएगा। तो 4 बराबर P इंटू 1/25 का स्क्वायर 625। तो P की वैल्यू 625 इंटू 4, तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा 2500 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। हम लोगों ने 2 साल के लिए डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करा, D बराबर P इंटू R अपॉन 100 की पावर 2। हम लोग चाहते तो यहां पर ये भी देख सकते थे कि 4% से 2 साल का CI परसेंटेज जो होता है वो होता है 8.16%, SI 8%, दोनों का डिफरेंस 0.16%। तो 0.16% की वैल्यू 4 रुपए के बराबर। हम लोगों को प्रिंसिपल चाहिए तो वैल्यू चाहिए 100% की, इंटू में 100%। परसेंटेज से परसेंटेज क्या, पॉइंट हटाया 2 जीरो ऊपर। 16 से अगर इसको काट दूं तो 16 से गया 25 बार, 25 गुना 100 2500 रुपये। तो ये भी हमारा आंसर निकालने का दूसरा तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 पर। ₹750 आर डिवाइडेड अमंग A, B and C in a such a manner that A ratio B is equal to 5:T, B ratio C is equal to 7:13. What is the A share? हमें A का भाग बताना है कि कितना होगा। अब हम लोगों को पता है कि टोटल रुपीज है 750। इन 750 रुपीज को ABC के अंदर बांटने। A और B का रेशो 5:2 और B और C का रेशो 7:13। तो हम ABC तीनों का कंबाइंड रेशो निकाल लें। तो यहां पर हम C के लिए क्या लिखें 2, A के लिए लिखे 7, आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 35:14:26। इसी रेशो के अंदर टोटल 750 रुपए को बांटने। A का भाग बताना है, टोटल है 750 रुपए, रेशो का टोटल 75, वैल्यू चाहिए 35 की। ये चला गया 10 बार 35 इंटू 10 350 रुपये।
तो ए का भाग क्या आ जाएगा 350 रुपये, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। PQRS 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। ABCD जो है इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो बनने वाले वर्ग ABCD का पेरीमीटर बताने की क्या होगा। अब देखिए PQRS हमारे पास यहां पर एक स्क्वायर है, ये हम लोगों ने एक स्क्वायर लिया PQRS। अब इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु मिड पॉइंट हम लोगों को दे रखे हैं ABCD, इन सबको मिलाकर हम लोगों ने एक स्क्वायर बना ली। तो हमें क्या करना है, स्क्वायर का पेरीमीटर बताना है कि क्या होगा। और PQRS की भुजा कितनी है 10। अब मध्य बिंदु को मिलाया तो ये 5, ये भी 5, तो ये AB क्या आ जाएगी 5√2। अब स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 है, तो एक भुजा हमारे पास अगर 5√2, तो चारों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20√2। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या आ गया 20√2, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। एक वृत्त की परिधि पर P तथा Q पर खींची गई स्पर्शरेखाएं A पर प्रतिच्छेद करती। PAQ बराबर हमें 68 डिग्री दे रखा है, तो हमें APQ का मान बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले देखो, अगर अपन यहां पर सर्किल बनाए, इसके ऊपर हम लोग यहां पर क्या करते हैं, बाहर किसी बिंदु से दो टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे पास इसकी दो टेंजेंट हम लोगों ने ड्रॉ कर ली। कह रहे एक वृत्त की परिधि पर P और Q पर खींची गई स्पर्शरेखाएं, ये पॉइंट P और Q है, इस पर खींची गई स्पर्शरेखाएं A पर काटती। एंगल PAQ, ये वाला पूरा एंगल हम लोगों को दे रखा है 68 डिग्री। तो हम लोगों को APQ ये वाला एंगल हमें बताना है। एंगल APQ, ये वाला एंगल हम लोगों को फाइंड करना है कि एंगल APQ कितना होगा। चलिए कोशिश करते। अब देखिए ध्यान देना, ये एंगल A मेरे पास 68 डिग्री, अगर मैं इसको सेंटर से मिला दूं तो ये 68 डिग्री, तो ये कितना 34 डिग्री, ये हमारे पास 34 डिग्री। अब OA का और PQ का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर मैं M मानूं तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री, ये 34 डिग्री, तो ये एंगल निकाल लें। 90 डिग्री माइनस 34 तो क्या आ जाएगा 56 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। 3x माइनस 1/3x इक्वल टू 9 है, हमें वैल्यू चाहिए x² प्लस 1/81x² की। अब देखिए आप लोगों को पता है कि ये जो टर्म है ये कब मिलेगी हमें, जब हमारे पास x प्लस 1/9x होगा। x प्लस 1/9x होगा तभी अपन इस टर्म का आंसर निकाल पाएंगे। या हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास x माइनस 1/9x होगा तब भी निकाल पाएंगे, क्योंकि माइनस वाली टर्म का या प्लस वाली टर्म का दोनों में से किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो हमेशा प्लस ही आएगा स्क्वायर करने पर। तो हम क्या करते हैं, हमें जो टर्म दे रखी है 3x माइनस 1/3x बराबर 9, इसको अगर अपन 3 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा x माइनस 1/9x बराबर 3। अब हमें वो टर्म चाहिए तो हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा x² प्लस 1/81x² माइनस में 2x इंटू 1/9x बराबर 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9। ये x से x कट जाएगा, माइनस का 2/9 उधर जाते ही प्लस का, तो x² प्लस 1/81x² बराबर 9 प्लस 2/9। या हम क्या लिख सकते हैं 9 से ही 2/9। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 9 से ही 2/9। ऑप्शन बी हमारे पास इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं 92 पर। a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7, हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7, हमें वैल्यू चाहिए a प्लस बी प्लस सी
अपॉन में सी की। हमें पता है ए बी सी तीनों की रेशियो में वैल्यू 347 होगी, क्योंकि इनके बटा में जो लिखा होता है वही इनकी रेशियो में वैल्यू होती है। तो क्या लिखें 3 + 4 + 7 अपॉन में 7, तो 14/7। तो आंसर क्या आ जाएगा 2। हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। तो अगले क्वेश्चन पर आई, ये रेशियो का क्वेश्चन था, ये सब की वैल्यू रेशियो में 347 थी, तो हम लोगों ने डायरेक्ट अपना आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर। 93 हमें क्या कह रहा है, टू साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 20 सेंटीमीटर 25 इफ द एल्टीट्यूड कोरस्पोंडिंग टू द साइड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर इज 10 सेंटीमीटर, then the altitude corresponding to the other pair of the side is। अब देखो हम लोगों को पता है कि समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है वो क्या बेस इंटू हाइट होता है, आधार गुना ऊंचाई। अब हमें कह रहे हैं 25 सेंटीमीटर वाली जो साइड है उसके कोरस्पोंडिंग हाइट हमारे पास कितनी है 10। तो दूसरी जो साइड है 20 सेंटीमीटर वाली उसके कोरस्पोंडिंग हाइट हमें बतानी है कि क्या होगी, मान लिया h। तो क्या होगा 25 × 10 बराबर 20 × h। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 × 10/20, तो h की वैल्यू 25/2 या 12.5। तो उसकी हाइट कितनी आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट चले 94 नंबर की ओर। 94 देखिए हमें क्या करें, ए शॉपकीपर परचेज एन आर्टिकल फॉर 3550 रुपीज एंड स्पेंड 50 रुपीज ऑन इट फॉर रिपेयर। इफ ही सोल्ड द आर्टिकल एट 3816 देन द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट इज। एक दुकानदार ने 3550 रुपए में कोई चीज खरीदी, इसकी रिपेयरिंग पर, इसको रिपेयर करा उसने, उस पर खर्च करे 50 रुपए, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 3600 रुपए। अब ये 3600 रुपए वाली चीज उसने कितने में बेच दी 3816 रुपए में। अब 3600 वाली चीज अगर 3816 रुपए में बेची तो प्रॉफिट कितना हुआ 216 का। कितने पर 3600 पर, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 20 से 20 कैंसिल, 216/36 क्या आ जाएगा 6%। तो उसको कितना प्रॉफिट हो गया 6% का। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रॉफिट लॉस का इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 575 रुपए। यदि लाभ प्रतिशत 23 है तो हमें विक्रय मूल्य बताना है कि क्या होगा। अब देखिए अगर अपन कॉस्ट प्राइस 100% लेते, उसको अगर 23% का प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 123%। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में डिफरेंस तो वही होगा जो प्रॉफिट है। तो 23% की वैल्यू कितनी दे रखी है 575 रुपए। और हम लोगों को क्या करना है, उसका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बताना है कि क्या होगा। तो 575 रुपए की वैल्यू 23%, वैल्यू चाहिए 123% की, परसेंटेज से परसेंटेज के 23 से अगर अपन इसको काट दें तो 23 दूना 46, बच जाएगा 115, चला जाएगा 5 बार। तो 25 गुना 123, तो 25 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3075, 3075 रुपए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे पास इसका सही आंसर आ गया। तो हमने इसको 3075 रुपए में बेच दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। The cost price of 4 book and 3 pencil is same as the 8 books and 1 pencil. The cost will be same as which of the one of the following? हमें कह रहे हैं 4 बुक्स और 3 पेंसिल, इनका रेट, बुक्स का रेट मान लिया B है और पेंसिल का रेट मान लिया P है। इन्हीं के वर्ड के अकॉर्डिंग बुक के लिए B ले लिया और पेंसिल के लिए P ले लिया। तो 4 बुक्स का रेट और 3 पेंसिल का रेट जो है वो 8 बुक्स और 1 पेंसिल के इक्वल है। तो ये 4 बुक्स इधर आते ही माइनस का, ये 1 पेंसिल इधर आते ही माइनस का, 2 पेंसिल बराबर है 4 बुक्स की।
तो पेंसिल और बुक के रेट का रेशो 4:2 या 2:1। अब यहां पर मुझे इनका रेशो मिल गया, तो 4 बुक और 3 पेंसिल कितने की है? एक पेंसिल अगर 2 की तो 4 बुक 8 की, सॉरी एक बुक 1 रुपए की। हम लोगों ने पेंसिल और बुक का रेशो लिख रखा है, बुक और पेंसिल का रेशो 1:2, तो एक बुक अगर 1 रुपए की तो 4 बुक 4 रुपए की, एक पेंसिल 2 रुपए की तो 3 पेंसिल 6 रुपए की, तो 4 और 6 कितना हुआ? 10। अब हमें देखना है कि इसमें से किसके बराबर है। तो अगर अपन एक एक में वैल्यू रखकर चेक करें, ये 2 रुपए की 6 पेंसिल 12 रुपए की, तो ये 14 बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। एक बुक 1 रुपए की तो 5 बुक 5 रुपए की, 5 पेंसिल 10 रुपए की तो 15, ये भी नहीं होगा। 6 बुक, एक बुक 1 रुपए की तो 6 बुक 6 रुपए की, 2 पेंसिल, एक पेंसिल 2 रुपए की तो 2 पेंसिल 4 की, तो 6 + 4 10। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, 97 की ओर। 97 देखो मैं क्या कह रहे हैं, In an examination, A obtains 48% of the full marks and B obtains 33%. If together they get 5, 6, 7 marks, then the full marks is. A को एग्जाम में 48% मार्क्स मिले, B को 33%। दोनों का अगर मैं टोटल करूं तो दोनों का टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा? 81%। हम कह रहे 81% और वो क्या कह रहे हैं, दोनों को मिलाकर कितने मार्क्स मिले? 567 मार्क्स। हमें टोटल मार्क्स बताने, इसका मतलब 100% की वैल्यू बतानी। तो 567 की वैल्यू 81%, वैल्यू किसकी चाहिए? 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 81 से गया 7 बार, 7 × 100, तो टोटल मार्क्स क्या आ जाएंगे? 700। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 98 नंबर। A sold a car to B at 10% less than the mark price for some reason. After 2 years, there was decrement of 30% in the mark price of the car. After 2 years, B sold it to C at 15 say 5% more than the mark price. Then find the profit loss percentage of B. ए ने एक कार किसी कारणवश बी को बाजार मूल्य से 10% कम पर बेची। ए के पास कोई कार थी 100 की, 10% कम पर बी को बेच दी, इसका मतलब बी को कितने में बेची? 90 में। अब 2 साल बाद कार का रेट 30% कम हो गया, 30% रेट कम हो गया, इसका मतलब कार कितने की हो गई? 70 की। और बी ने सी को 15/5/7% अधिक पर बेच दी। तो ये 15/5/7%, इसकी अगर अपन बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 15 × 7 105 + 5 110/7% अधिक पर बेच दी। तो 70 का अगर मैं 110/7% निकालता हूं, परसेंटेज हटाता हूं, तो बटा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 से 7 कट जाएगा, तो मेरे पास क्या जाएगा? 11। 70 + 11 कितने में बेच दी? 81 में। सेलिंग प्राइस कितना आया? 70 + 11 81 में बेच दी। 90 वाली चीज अगर 81 में बेची तो कितना लॉस हुआ? 9 का। कितने पर? 90 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 9 से 9 गया तो क्या गया? 10% का लॉस। तो देखिए सीधा सा काम हमने क्या करा, 100 वाली चीज पहले बी को 90 में बेची, ए ने फिर ये जब 100 की थी उसके बाद इसका रेट 2 साल बाद 30% कम हो गया, इसका मतलब 100 की जगह 70 की हो गई। इसको 15/5/7% प्रॉफिट पर बेचा, तो 70 का अगर 110/7% निकाला तो 11 रुपए। 70 + 11 81 में बेची, बी ने खरीदी थी 90 की, बेची 81 में, तो 9 का लॉस हो गया कितने पर? 90 पर, या 10% लॉस हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर। Shriya with her family travel from Bolpur to Suri by car at the speed of 40 km/h and return to Bolpur at the speed of 50 km/h. The average speed of the whole journey. अब हमें पता है कि वो 40 km/h की स्पीड से गई
और वापस आई 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पूरी यात्रा में हमें इसकी एवरेज स्पीड बतानी है कि क्या होगी। तब देखो हम लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हम लोगों को दूरी नहीं पता कि दूरी क्या थी, 50 और 40 को देखते हुए हम दूरी मान लेते हैं 200 किलोमीटर। अब 200 किलोमीटर अगर कोई 40 की स्पीड से जाएगा तो उसको जाने में 5 घंटे लगेंगे। 200 किलोमीटर कोई 50 की स्पीड से आएगा तो वापस आने में 4 घंटे लगेंगे। 200 गए, 200 वापस आए, टोटल चले 400 किलोमीटर। जाने का टाइम 5 घंटे, वापस आने का टाइम 4 घंटे, तो टोटल टाइम 2 घंटे। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, 400/9 किलोमीटर पर आवर। अब 400 में 9 का भाग दे दे, 9 चौक 36, बच गया 4, 40 फिर चला जाएगा 4 बार, तो 44 सही 4/9 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास 99 का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 पर। मोहन जॉन को 500 रुपए और टॉम को कुछ राशि समान समय के लिए 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार देते हैं। 4 साल बाद दोनों से टोटल 210 रुपए ब्याज के रूप में मिलते हैं, तो उसने टॉम को कितनी राशि उधार दी थी, हम लोगों को ये बताना है। अब देखो हम लोगों को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट मिला टोटल 210 रुपए, टाइम हमारे पास 4 साल, रेट कितनी है 8%। हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो P क्या होगा, SI इंटू 100 अपॉन में R इंटू टी। SI 210 गुना में 100, रेट है 8%, टाइम कितना है 4 साल। यहां से अगर अपन इसको सोल्व करें तो ये मेरे पास 4 से चला गया 25 बार, 2 से ये चला जाएगा 4 बार, 2 से ये गया 105 बार। 105 को अगर मैं 25 से गुना कर दूं, 105 को अगर मैं 25 से गुना कर दूं, 4 दूनी 8, बच गया 2, 25 चला जाएगा 6 बार, 2625/4। तो 2625 में अगर 4 का भाग दें तो हमारे पास क्या जाएगा, 6 चौक 24, 2 बच जाएगा 22, 5 चौक 20, फिर चला जाएगा 6 बार, बच जाएगा 1, 656 रुपये 25 पैसे। इसका मतलब उसने टोटल कितने रुपए उधार दिए थे, 656 रुपये 25 पैसे, जिसमें से उसने क्या करा, जॉन को कितने रुपए दिए थे, जॉन को उसने दिए थे 500 रुपए। तो 656 रुपये 25 पैसे में से 500 अगर घटा दे तो उसने क्या करा, टॉम को कितने रुपए दिए, 156 रुपये 25 पैसे। तो ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 101 पर। अभी हमने 86 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन कर लिए, इसका मतलब पेपर के 15 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 101 पर। A and B can do a piece of work in 20 and 15 days respectively. A किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, B इसी काम को 15 दिन में कर सकता है। फिर हमें कह रहे हैं दे वर्क टुगेदर फॉर 6 days आफ्टर विच B was replaced by C। अब सबसे पहला काम अगर मैं यहाँ टोटल वर्क निकालूं तो टोटल वर्क क्या 60 आ जाएगा। A की एफिशिएंसी 3 और B की एफिशिएंसी 4, तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी 7। क्वेश्चन कह रहा है दोनों ने मिलकर 6 दिन काम करा, इसके बाद B की जगह पर C आ गया, तो इसके बाद काम किसने करा, A और C ने, और B की जगह C आ गया और बचा हुआ काम अगले 4 दिन में पूरा हो गया। तो अकेला C बताना है कि इस काम को कितने समय में करेगा। अब A और B रोज 7 पेड़ लगाते हैं, तो 6 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, 42 पेड़ लग गए स्टार्टिंग के 6 दिनों में। 60 में से अगर 42 पेड़ लग गए तो बचे कितने, 18 पेड़। 18 पेड़ A और C लगाएंगे, उन्होंने 4 दिन में लगाए, तो A और C की एफिशिएंसी टोटल वर्क अपॉन टाइम 18/4, 9/2 या 4.5। A और C की एफिशिएंसी का टोटल 4.5।
अब ए और सी की एफिशिएंसी का टोटल 4.5, जिसमें से ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 1.5। तो हमें क्या बताना है कि सी अकेला इस पूरे काम को करने में कितना समय लेगा, तो सी का टाइम क्या होगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क करवाना है 60 पेड़ लगवाने हैं, सी की एफिशिएंसी 1.5, 60 अपॉन 1.5 क्या आ जाएगा 40 डेज। सी इस काम को कितने दिन में कर लेगा 40 दिन में। यह हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 102 पर। 4 men and 6 women can complete a work in 8 days, while 3 men and 7 women can complete it in 10 days. The ratio of daily work done by a man and a woman. देखिए 4 आदमी और 6 महिलाएं किसी एक काम को 8 दिन में करती, जबकि 3 आदमी और 7 महिलाएं इसी काम को 10 दिन में करती। तो हमें क्या करना है, मैन और वुमेन के डेली काम का रेशियो बताना है कि क्या होगा। अपन इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और इक्वल कर दें, तो 4 मैन प्लस 6 वुमेन इंटू 8 बराबर 3 मैन प्लस 7 वुमेन इंटू 10। 2 से गया 4 बार, ये गया 5 बार। 4 का अंदर गुना करें तो 16 आदमी प्लस 24 महिलाएं बराबर क्या आएगा 15 आदमी प्लस 35 महिलाएं। तो 15 आदमी इधर आते माइनस का 1 आदमी बराबर ये इधर आ जाएगा 11 महिलाएं। तो मैन और वुमेन का रेशियो 11:1। इसका मतलब अगर आदमी रोज 11 काम करेंगे तो महिलाएं 1 काम करेंगी। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। ये भी हमारे पास टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, और इससे जस्ट पहले जो हमने क्वेश्चन करा वो भी टाइम एंड वर्क का था। ये टाइम एंड वर्क के अंदर एमडीएच का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए 103 पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन फिर देखें तो ये भी क्या है टाइम एंड वर्क का। किसी ठेकेदार ने किसी काम को 96 डेज में पूरा करने के लिए 100 मजदूर लगाए, लेकिन निर्धारित समय के 1/6 भाग में केवल 1/7 काम हुआ। तो काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने एक्स्ट्रा मजदूरों की आवश्यकता है। मान लिया कि कोई 7 काम है, 6 टाइम है, तो सबसे पहले 100 मजदूर लगाए। इन्होंने 1/6 भाग में मतलब एक समय में 1/7 काम करा, इसका मतलब 1 काम करा। अब बचा हुआ काम है 6, बचा हुआ टाइम है 5। कितने और लोग चाहिए, मान लिया x लोग और चाहिए, तो 100 + x लोग मिलकर इस काम को कर देंगे। अब x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 100 + x इंटू 1 इंटू 5 बराबर 100 इंटू 6 इंटू 1। 5 से गया 20 बार, 20 इंटू 6 क्या आ जाएगा 120। तो 100 + x बराबर 120, तो x की वैल्यू 20। तो काम करने के लिए कितने एक्स्ट्रा मजदूरों की आवश्यकता है 20 की। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 पर। A man ride at a rate of 350 meter per minute and stop 6 minutes to change hovers at end of every 6 kilometer. Then to travel the distance 84 kilometer, the time taken by man is. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 84 किलोमीटर। हर 6 किलोमीटर चलने के बाद 6 मिनट के लिए वो अपना घोड़ा बदलने के लिए रुक जाता है, और उस मैन की स्पीड है 350 मीटर पर मिनट। इस मीटर पर मिनट को अगर अपन किलोमीटर पर आवर में बदलें तो गुना करें 3/50 से, तो 7 × 21, स्पीड क्या आ जाएगी 21 किलोमीटर पर आवर। तो 84 किलोमीटर की दूरी है और स्पीड है 21 किलोमीटर पर आवर। तो हमें उसका अगर ट्रेवल टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 84/21 तो क्या आ जाएगा 4 आवर। तो 4 आवर तो उसको चलने के लिए चाहिए। अगर हम उसका रेस्ट टाइम निकालें तो हर 6 किलोमीटर के बाद वो घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट के लिए रुकते, तो वो कितनी बार रुकेगा 84 में अगर मैं 6 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा 14। लेकिन लास्ट बार तो जब वो रुका तो वो डेस्टिनेशन पर ही पहुंच गया, इसका मतलब रास्ते में कितनी बार रुका 13 टाइम्स। हर बार कितने मिनट के लिए 6 मिनट के लिए। तो 13 बार में टोटल 6 मिनट हर बार रुककर
कितना टाइम रुकेगा? 78 मिनट। 78 मिनट का मतलब 1 घंटा 18 मिनट। तो वो 4 घंटे तो चला, 1 घंटा 18 मिनट रुका, तो उसका टोटल टाइम 4 + 1 5 घंटे 18 मिनट। तो उसको पूरी दूरी तय करने में कितना टाइम लगा? 5 घंटे 18 मिनट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 105 की। A man can row against the current 3/4 of a kilometer in 15 minutes and return to the same distance in 10 minutes. The ratio of the speed to the speed of current. हमें क्या करना है? उस आदमी की स्पीड और धारा की स्पीड का रेशो बताना है कि क्या होगा। अब हमें पता है धारा की विपरीत दिशा में 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर चलता है। डिस्टेंस दे रखी है 3/4 किलोमीटर, टाइम दे रखा है 15 मिनट। 15 मिनट का मतलब 1/4 घंटे। तो धारा की विपरीत दिशा में अपस्ट्रीम क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 3/4 अपॉन 1/4, तो अपस्ट्रीम क्या आ जाएगी? 3 किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में वो 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करता है 10 मिनट में। 10 मिनट का मतलब क्या हुआ? 1/6 घंटे। तो डाउनस्ट्रीम क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। 3/4 बटा में 1/6, तो 4 नीचे और ये 6 ऊपर आ जाएगा, तो 18/4 या 9/2। तो डाउनस्ट्रीम 9/2 किलोमीटर पर आवर या 4.5 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या करना है? एक्स और वाई का रेशो बताना है। डाउनस्ट्रीम होती है x + y, अपस्ट्रीम होती है x - y। ये 9/2 थी और वो 3 थी, तो ये 3 से चला जाएगा, तो क्या जाएगा? 3/2। तो x + y अपॉन x - y बराबर 3/2 है। तो यहाँ से अगर x और y का रेशो निकालें CND से, तो 3 और 2 5, 3 में से 2 गए 1, तो x और y का रेशो 5:1। तो उसकी चाल की धारा की चाल से अनुपात 5:1। ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। पहले उसकी चाल पूछी इसीलिए हमने 5 लिखा और बाद में धारा के लिए 1, नहीं तो अपोजिट रेशो 1/5 भी दे रखा है। लेकिन सही आंसर क्या? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। विच वन ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 15? 15 से डिवाइड करना है। तो अब देखो 15 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले लास्ट का अगर मैं ये ऑप्शन देखूं डी, ये कट जाएगा, क्योंकि डी में लास्ट में 3 आ रहा है, तो ये तो 15 से डिवाइड होगा ही नहीं। अब ये सारे ऑप्शन देखने पर पता लग रहा है कि 5 से डिवाइड हो रहे। 15 का मतलब होता है 5 × 3। अब 3 का रूल अगर देखें तो नंबर्स के सम में 3 का भाग जाना चाहिए। तो अगर अपन इन सब का सम करके देखें, 5 3 8 और 1 9 और 2 11, इसमें नहीं जा रहा। 1 3 और 6 और 10 और 5 15 इसमें जा रहा है। 5 और 6 11 और 7 18, 8 26 और 9 35, इसमें भी नहीं जा रहा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 के अंदर 15 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये तो ऑप्शन की मदद से डायरेक्ट हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 107 पर। निम्नलिखित में से महत्तम अनुपात कौन सा है? विच ऑफ द फ्लोइंग रेशियो इज ग्रेटेस्ट? पहला रेशियो है 3:5। 3/5 का मतलब 0.6, भाग दोगे तो 0.6 बनेगा। 2/7, 2 में 7 का भाग दूंगा, 7 दूनी 14, बच जाएगा 6 60, 7 8 56, 0.28। 5 में 7 का भाग दूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? 7 7 49, बच जाएगा 1, 0.71। और 4 में 5 का भाग दूंगा तो 0.8। तो महत्तम रेशियो क्या है? 4:5। जो इस तरह से डायरेक्ट नहीं कर सके, इन सब रेशियो को 10 से गुना कर दिया करो। 30/5 का मतलब 6, 20/7 का मतलब 2, 50/7 का मतलब 7, पॉइंट वाले नंबर छोड़ रहा हूं मैं अभी, 40/5 का मतलब 8। इन सब में से बड़ा नंबर क्या दिख रहा है? 8। तो रेशियो क्या आ गया? मैक्सिमम 4/5। 10 से मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को पॉइंट नहीं आता, तो कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 पर। इसका सम करना है और बताना है कि क्या होगा।
2 से 1/3 प्लस 3 से 1/6 प्लस 4 से 1/2 प्लस 5 से 2/3। तो सबसे पहले एग्जैक्ट नंबर को जोड़े, 2 और 3 5 और 4 9 और 9 और 5 14। 1/3 और 2/3 को जोड़ा तो ये क्या बन गया 1, प्लस क्या आया 1/6 प्लस 1/2, तो 14 और 1 15। एलसीएम आ जाएगा 6, 1 प्लस 3 तो क्या जाएगा 15 प्लस 4/6 या 15 प्लस 2/3, तो आंसर क्या जाएगा 15 से 2/3। तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए 109 पर। Tn बराबर साइन की पावर n थीटा प्लस कोस की पावर n थीटा, तो हमें T3 माइनस T5 अपॉन T1 बताना है कि किसके बराबर है। हमें बताना है T3 माइनस T5 अपॉन T1। T3 का मतलब पावर क्या आएगी 3, तो क्या लिखें साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा माइनस T की पावर 5 मतलब माइनस साइन की पावर 5 थीटा माइनस में कोस की पावर 5 थीटा अपॉन में T की पावर 1, इसका मतलब क्या होगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अगर मैं इस टर्म को ऐसा लिख दूं साइन क्यूब थीटा माइनस में साइन की पावर 5 थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा माइनस में कोस की पावर 5 थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा वैसे का वैसे। अब साइन की पावर 3 थीटा अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 3 थीटा कॉमन ले लो तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो अब देखो ये टर्म क्या बनेगी साइन क्यूब थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता प्लस कोस क्यूब थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में सेम वो टर्म वैसे की वैसे साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ऊपर से अगर अपन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो क्या साइन थीटा प्लस कोस थीटा आ जाएगा, बटा में साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये दोनों टर्म आपस में कट जाएंगी तो आंसर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन क्या आ जाएगा सी। ऑप्शन सी हमारे पास 109 का सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 110 की ओर चलते हैं। ये 109 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। 110 देखिए क्या कह रहे हैं 2 कोट थीटा बराबर 5, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। 2 कोट थीटा बराबर 5, हमें फाइंड क्या करना है 10 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा अपॉन में 2 कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। तो अब देखो कोट थीटा बराबर 5/2, कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कोस थीटा की जगह 5 रख सकते हैं और साइन थीटा की जगह 2। तो कोस थीटा की जगह 5 और साइन थीटा की जगह 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा 10 × 2 प्लस 4 × 5 बटा में 2 गुना 5 माइनस में 2, तो क्या आ जाएगा 20 + 20 बटा में 5 दूनी 10 माइनस 2, तो 20 + 20 40 बटा में 10 माइनस 2 8, 40 बटा 8 क्या आएगा 5। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। 109 भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था और 110 भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। आंसर 110 का क्या आ गया ऑप्शन बी, 5 हमारा आंसर आ गया। अब हम इस तरह से डायरेक्ट वैल्यू तभी रख सकते हैं जब ये एक दूसरे के डिवाइड में हो और हर स्टेप में साइन कोस हो, अदरवाइज ऐसा नहीं कर सकते थे। 111 देखिए भाई, द वेट ऑफ ए बकेट फिल विद द वाटर इज 18 kg. If there is 40% less water in the bucket, then its weight is 12 kg. Then find out the weight of the empty bucket. एक हमारे पास पूरी फिल्ड बकेट है, उसका जो वेट है वो हम लोगों को दे रखा है 18 kg। अब 40% कम पानी है, इसका मतलब 60% वाटर है। 60% वाटर फिल्ड बकेट का वेट हमारे पास कितना है 12 kg।
इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, 40% पानी का भार 18 केजी में से 12 केजी गया तो क्या बचा, 6 केजी। तो 40% पानी का भार कितना आया, 6 केजी। तो अगर मैं पानी का पूरे का भार निकालूं तो क्या जाएगा, 6 केजी वैल्यू है, 40% की वैल्यू चाहिए 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 20 से गया 2 बार, ये गया 5 बार, 2 से गया 3 बार, तो पानी कितना आ गया, 15 केजी का। अब पूरे बड़े बर्तन का भार था 18 केजी, जिसमें से पानी है 15 केजी। इसका मतलब बकेट का भार कितना है, 18 में से 15 केजी घटा दें तो बकेट कितने केजी की, 3 केजी की। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। In a family of 8 members and some children, the average consumption of the rice per head per month is 10.8 kg, while the average consumption for the man is 15 kg per head and average consumption for child is 6 kg per head. Then the number of the minor in the family is. हमें परिवार में माइनर्स की संख्या बतानी की क्या होगी। अब देखो 8 पुरुष है, इनका एवरेज कंजप्शन कितना है, 15 kg। एक्स चिल्ड्रन है, एक्स बच्चे, इनका एवरेज कंजप्शन हम लोगों को कितना दे रखा है, 6 kg। और पूरी फैमिली का एवरेज कंजप्शन कितना है, 10.8 kg। तो अपन क्या करें, एलिगेशन लगा दें। 10.8 में से 6 गया तो 4.8 kg, 15 kg में से 10.8 गया तो 4.2 kg। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 48:42। या अगर अपन यहां से इसको क्या करें, 6 से काट दें तो 8:7। इसका मतलब 8 की वैल्यू 8 मैन है तो 7 की वैल्यू 7 चिल्ड्रन है। तो फैमिली के अंदर चिल्ड्रन कितने हैं, 8। ये हमारा आंसर आ जाएगा, सॉरी 7 चिल्ड्रन हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों की संख्या कितनी आ गई, 7। 8 मैन थे, उसकी रेशियो में वैल्यू 8, तो बच्चों की वैल्यू 7। नेक्स्ट देखते हैं 113 नंबर। In what ratio must 25% hydrochloric acid be mixed with the 60% hydrochloric acid to get mixture of 40%? हमारे पास एक 60% हाइक्लोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर है, एक 25% का है, दोनों को मिलाकर क्या बनाना है, 40%। पूछ रहे किस रेशियो में मिलाएं, एलिगेशन लगा दें। 40 - 25 15, 60 - 40 20, तो 15:20 या 3:4। तो इनको किस रेशो में मिला दें, 3:4 में। ये एलिगेशन का बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। पहले में था 60%, दूसरे में 25%, मिलाकर हमें इनको बनाना है 40%। तो हम लोगों ने एलिगेशन लगा दी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। A mixture contain wine and water in the ratio 3:2. Another mixture contain them in the ratio 4:5. How many liter of the latter must be mixed with 3 liter of the former so that the resultant mixture may contain equal quantity of wine and water? पहले मिक्सचर के अंदर वाइन और वाटर का रेशियो 3:2 था। पहले वाला मिक्सचर था टोटल 3 kg का। दूसरे वाले के अंदर वाइन और वाटर का रेशियो हमारे पास है 4:5। ये मान लिया x kg का, और दोनों को मिलाकर हमें क्या करना है, रिजल्टेंट मिक्सचर के अंदर एल्कोहल और पानी को बराबर बनाना है। तो अब देखो इस 3 kg को, या मैं यहाँ पर लीटर में लिखा हुआ था उसको लीटर में लिख देता हूँ, दोनों को लीटर में लिख देता हूँ। पहले वाला 3 लीटर है, दूसरा मान लिया x लीटर है। 3 लीटर को अगर मैं 3:2 में बांटूं तो वाइन कितनी आ जाएगी, 3/5 × 3, 9/5 लीटर। वाटर अगर निकालें तो 3/5 × 2, 6/5 लीटर। ये पहले के अंदर वाइन वाटर आया, दूसरे के अंदर वाइन निकालें तो क्या आ जाएगा, x/9 × 4। वाटर अगर निकालें तो x/9 × 5। वाइन में वाइन मिलानी है और पानी में पानी, और दोनों को बराबर करना है। तो 9/5 + 4x/9 बराबर क्या आएगा, 6/5 + 5x/9।
ये 5x/9, 4x/9 इधर आते माइनस का, 5x/9 में से 4x/9 गया तो x/9 बचा, 6/5 इधर आते माइनस का, 9/5 में से 6/5 गया 3/5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 × 9/5, तो 9 दिए 27/5 या 5 सही 2/5, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास 114 का सही आंसर आ गया, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। क्लियर है क्या? हमें बस दोनों को मिलाना था और वाइन और वाटर को इक्वल बनाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, द टोटल अर्निंग ऑफ ए, बी एंड सी आर इन 76,000. They are saving 30%, 25% and 20% of their income respectively. If their savings are in the ratio 4:5:6, then the total earning of A and B is more than the earning of C by. हमें A और B की इनकम टोटल बतानी है कि C से कितनी अधिक है। A, B, C तीनों की टोटल इनकम है 76,000 रुपीज। A, B, C ये तीनों लोग जो हैं ये अपनी इनकम का खर्च करते हैं क्रमशः, खर्चा नहीं दे रखा, बचत दे रखी। इनकी हम लोगों को क्या कर रखा है, सेविंग्स हम लोगों को दे रखी। ए बी सी तीनों अपनी इनकम का कितना परसेंट बचाते हैं, 30%, 25% और 20%, और इनकी सेविंग्स का रेशो 4:5:6 ये हम लोगों को दे रखा है। तो अब देखो ये अपनी इनकम का 30% बचाता है, इसका मतलब 3/10, 25% का मतलब 1/4, 20% का मतलब 1/5। ए की इनकम अगर 10 है, वो 3 बचा रहा है, 3 की वैल्यू किसके बराबर, 4 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 4/3, तो 10 की वैल्यू 40/3, तो ए की इनकम 40/3। बी की इनकम 4 है, 1 बचा रहा है, 1 की वैल्यू 5, तो 4 की वैल्यू 20। सी की इनकम 5 तो 1 बचा रहा है, 1 की वैल्यू 6 तो 5 की वैल्यू 30। अब इनका एग्जैक्ट रेशियो निकालना है, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 40:60:90। जीरो अगर अपन हटा दें तो एबीसी की इनकम 4:6:9 में। अब तीनों की टोटल इनकम पता है, ए बी के टोटल का सी से डिफरेंस बताना है कि क्या होगा। ए बी के टोटल का सी से अगर अपन डिफरेंस निकालें तो इन दोनों का टोटल 10 और 10 और 9 का डिफरेंस 1, तो हमें इनका डिफरेंस बताना है। टोटल इनकम 76,000, रेशो का अगर अपन टोटल देखें तो क्या आ जाएगा 19 और वैल्यू चाहिए 1 की, तो 19 से चला जाएगा 4000 बार, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारे पास 115 का सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 116 नंबर पर। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन व्हिच वन एक्सटीरियर एंगल इज 20 डिग्री। एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल बताना है, क्या होगा, जिसका बाह्य कोण 20 डिग्री का है। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर जो एंगल है हमारे पास, एक्सटर्नल जो एंगल है वो क्या होता है 360 डिग्री अपॉन एन, तो 20 डिग्री की वैल्यू 360 डिग्री बटा एन, तो एन की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 18। इसका मतलब जो मेरे पास वो रेगुलर पॉलीगन है उसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है 18। मुझे इंटीरियर एंगल का सम चाहिए। इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, तो 18 - 2 16 गुना 180 डिग्री। 16 को अगर 180 से गुना करें तो 17 कस के 289 - 1 288 2880 डिग्री। ऑप्शन क्या जाएगा सी। ऑप्शन सी हमारे पास 116 का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 117 नंबर। इट्स 80 के y% का x% 900 के 25% के बराबर है, तो xy का मान बताना है कि क्या होगा। 80 के y% का x% बराबर है 900 का 25%। हमें x इंटू वाई की वैल्यू चाहिए, चलो सोल्व कर लेते हैं। 80 का मतलब मल्टीप्लाई y% हटाया बटा में 100, का मतलब मल्टीप्लाई x% हटाया बटा में 100,
900 गुना 25 परसेंटेज हटाया बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। यहां से अगर अपन इसको सोल्व करें, ये मेरे पास 80 अगर अपन काटें तो 20 से चला गया 4 बार, ये गया 5 बार। तो x गुना y का मान निकालें तो क्या आएगा, 9 गुना 25 गुना में 5 गुना 100 बटा में 4। अब ये 4 से काट दूं 25 पर, 25 इंटू 25 625, 9 इंटू 5 क्या जाएगा 45। 625 को 45 से गुना करना है, तो 625 का अगर अपन 45 गुना देखें तो देखो 5 इंटू 5 क्या बनेगा 5, तो लास्ट का ऑप्शन क्या है सी। ऑप्शन सी हमारे पास 28,125 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 5 इंटू 5 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 118 नंबर। 118 देखो हमारे पास 118 से 20 ये 3 क्वेश्चन डीआई के। स्टडी द बार डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। हम लोगों को ये बार डायग्राम दे रखा और आंसर देने। पहला क्या करे, पर्सन किल्ड इन द इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, औद्योगिक दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या, जो ये ब्लैक कलर से दिखा रखा है। व्हाइट कलर से जो दिखा रखा है वो है पर्सन किल्ड इन कोल माइनिंग्स। हमें कह रहा है कोयले की खानों में मारे गए व्यक्तियों की संख्या। अब क्वेश्चन 118 में क्या बताना है, 2006 में कोयले की खानों में मारे गए व्यक्तियों की संख्या, कोयले की खानों में मारे गए व्यक्तियों की संख्या उस वर्ष औद्योगिक दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या का कितना परसेंट थी। अब 2006 ईयर हमारे पास, कोयले में की खानों में मारे गए व्यक्ति कितने हैं 300, औद्योगिक दुर्घटनाओं में मारे गए लोग कितने थे 1200। 300 1200 का कितना परसेंट है, 300 बटा 1200 1/4, और 1/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 25%। तो आंसर क्या आ जाएगा बी। इसका मतलब 25% लोग ऐसे थे जो कोयले की खानों में मारे गए। नेक्स्ट देखते हैं 119 नंबर। इन विच ईयर मिनिमम नंबर ऑफ द पर्सन किल्ड इन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एंड कोल माइन टुगेदर। किस वर्ष में औद्योगिक दुर्घटनाओं और कोयले की खानों में मारे गए कुल व्यक्तियों की संख्या कम थी। तो अब देखो यहां 1200 और 3 पहले वाले में 1500 है, दूसरे वाले के अंदर अगर बात करें 900 और 150 1050, 1100 और 2 1300, 800 और 200 1000। सबसे कम वैल्यू किसमें आ रही है 2009 में। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। डी के अंदर 2009 के अंदर सबसे कम लोग मारे गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 120 नंबर। किस वर्ष कोयले की खानों में मारने वालों को छोड़कर औद्योगिक दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक थी। कोयले की खानों में मरने वालों को छोड़कर औद्योगिक दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या अधिकतम थी। अब देखो औद्योगिक दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा लोग किस में मरे हैं 2006 में। 1200 में से अगर मैं 300 घटा दूं तो भी यहाँ पर 900 लोग मरे। 900 में से 150 गए 750, यहाँ पर 1100 में से 200 गए 900, 800 में से 200 गए 600। इन विच ईयर मैक्सिमम नंबर ऑफ द पर्सन वर किल्ड इन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट अदर देन किल्ड इन कोल माइनिंग। तो कोल माइनिंग वाले का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा औद्योगिक दुर्घटनाओं में मारे गए लोग 1200 किस में है 2006 में। तो ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। तो चलिए आज के हमने पूरे 35 क्वेश्चंस का अच्छे से एनालाइज करा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना। आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कुछ भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। तो हम मिलेंगे अगले पेपर में नई वीडियो के सॉल्यूशन के साथ। तब तक पढ़ते रहे। मैं आपका अपना प्रिंस। थैंक यू।